हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द सिक्स मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग सिंगल हेटेरो एटम्स and in previous video we discussed about the six member heterocyclic compound containing double heteroatoms like as pyrazole, imidazole, etc. इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट सिंगल हेटेरोएटम्स। मतलब कहने का क्या है कि सिक्स मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे, लेकिन उसमें एक ही हेटेरोएटम्स लगा, चाहे वो नाइट्रोजन होगा, चाहे ऑक्सीजन होगा, चाहे सल्फर होगा, या कोई भी आपका हेटेरोएटम्स लगे होंगे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कितने, केवल एक ही लगे होंगे। तो इसमें हमको पढ़ना क्या है, पायरिडीन, पायरिडीन की बेसिडिटी, आइसोक्यूनिन, क्यूनोलिन, इंडोल ईटीसी के बारे में, उसकी रिएक्शन, सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूजेस के बारे में पढ़ना है। तो जो हमारा सबसे पहला कंपाउंड क्या है, पायरिडीन। तो ये हम स्टार्ट करते हैं पायरिडीन से। तो पायरिडीन का हमारा क्या है, सिक्स मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कितने हो गए, 6 मेंबर हो गए, नाइट्रोजन और 5 आपका क्या हो जाएगा, कार्बन होगा। तो यहाँ पर 5 कार्बन और एक नाइट्रोजन को लेकर आपको 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो गए। और यहाँ पर एक नाइट्रोजन एटम लगा हुआ है, तो इसका मतलब हेटेरो एटम्स कितने हो जाएंगे, एक एटम। और किस पोजीशन पे लगा हुआ है, कार्बन नंबर 1 पोजीशन पे लगा हुआ है। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में अगर एमसीक्यू पूछता है तो किस टाइप से पूछ सकता है कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ पायरिडीन दी नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट एट व्हिच कार्बन पोजीशन। तो आपको क्या बताना है कि पहली कार्बन पोजीशन को सब्स्टिट्यूट करके वहां पर नाइट्रोजन एटम बैठ जाता है और आपका पायरिडीन का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब बात आती है सबसे पहले कि इसको ऑब्टेन कहाँ कैसे किया गया था। तो इसको बोन ऑयल होता है, वहां से इसको फर्स्टली सिंथेसाइड किया गया था इन 1849 में। और इट प्रेजेंट इन नंबर ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट लाइक पायरिडॉक्सिम हो गया, निकोटिनिक एसिड हो गया, पेपराइन हो गया, जो कि आपके एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होते हैं, ठीक है। निकोटिनिक ओपियोइड रिसेप्टर से आपके बाइंड अप करते हैं, सीएनएस को डिप्रेस करते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा मतलब यूज आपको यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी आपको देख सकते हैं कि जो पायरिडीन होती है वो हमारी सीएनएस डिप्रेशन में काम आती है, और फार्माकोलॉजी में भी आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आता है पायरिडीन नाइदर रिएक्ट विद HNO2 और एसिटाइल क्लोराइड। मतलब कहने का क्या है कि जो पायरिडीन होता है वो ना तो HNO2 से हमारा रिएक्ट करता है और ना ही एसिटाइल क्लोराइड से। क्यों नहीं करता है, क्योंकि देर नाइदर ए प्राइमरी नॉर ए सेकेंडरी एमाइन। ना ये आपके प्राइमरी एमाइन है या ना सेकेंडरी एमाइन है। तो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि डज द पायरिडीन इज अ सेकेंडरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन, नन ऑफ द एबव या बोथ। तो आपको आपको क्या है, नन ऑफ द एबव, ना सेकेंडरी एमाइन है ना मतलब प्राइमरी एमाइन है, और ये HNO2 और एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं देता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिंथेसिस। मतलब जो पायरिडीन की है तो सिंथेसिस हमको पढ़नी है। उसमें हम सिंथेसिस 3 या 4 सिंथेसिस हर एक कंपाउंड में पढ़ेंगे और अपना सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। तो सबसे पहले जो सिंथेसिस क्या हमारी, हैंड सिंथेसिस, ठीक है। ये हैंड सिंथेसिस, तो अगर कहीं भी आपके हैंड सिंथेसिस से एमसीक्यू पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हैंड सिंथेसिस या व्हिच रिएक्शन अकर्स इन द हैंड सिंथेसिस, तो वहां पे कौन सी रिएक्शन होती है, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। और किसके बिटवीन में होती है, एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो इक्विवेलेंट वन ऑफ द 1,3 डाइकार्बोनिल, इसको आप बीटा कीटो ईस्टर भी बोल सकते हैं, एंड अमोनिया वहां पे प्रेजेंट होगा। तो अगर इसको हम रिएक्शन के माध्यम से देखना चाहें, द रिएक्शन बिटवीन द एल्डिहाइड and beta keto ester and ammonia gives pyridine, it's called head synthesis reaction। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, मैं एथाइल एसिटो एसिटेट है, मतलब CH3CO CH2 COO C2H5 प्लस एल्डिहाइड CH3CHO, मतलब RCHO आपका एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अमोनिया हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, साइक्लाइजेशन प्रोसेस होगी। अब साइक्लाइजेशन प्रोसेस कैसी होती है ये भी हमको देख लेना पड़ेगा, क्योंकि हम सिंथेसिस पढ़े तो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में भी जानना अति आवश्यक है। तो इसको आपने हीट प्रोवाइड किया, तो जो यहाँ पे आपके दो लगे हुए हैं COO C2H5, तो ये आप क्या करेंगे, एट सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट आपके बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या रहे, COO C2H5 COO C2H5, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल आपके मान लीजिए कि यहाँ तक आपने फाइनल कर दिया, ये आपके यहाँ पे लग गया। अब वहाँ पे बताया आपका CH3CO, तो CH3 में से आपको क्या मिल जाएगा, CH3 डबल CH3 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला CH3 मत देखिए, ये वाला CH3 जो आया वो एल्डिहाइड से आया है, और बाकी जो यहाँ पे CH2 हमारा मतलब CH2, फिर यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 हमारा जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारा इस CH3 से आ रहा है।
और जो हमारे नाइट्रोजन एटम आ रहा है हमारा अमोनिया से आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड से हमारा एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, हमारा अमोनिया से हमको नाइट्रोजन मिला हुआ है, NH मिला हुआ है। और यहाँ पे जो हमारा एथाइल एसीटो है मतलब CH3COCH2 है, उससे हमको एक साइकिल मिल गई है। तो ये क्या करे, एक साइक्लाइजेशन प्रोसेस करके आपको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दे रही है, जिसे अगर इसका आपको नाम नहीं आता है तो आप इसको सीधा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के नाम से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं वहां पे, तो आपको वहां पे गलत नहीं जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर देखिए आपको एक हाइड्रोजन एटम लग गया है, मतलब जो हमारा ये NH3 है। ठीक है, तो NH3 का एक हाइड्रोजन, मतलब एक तो आपका मतलब यहाँ पे ले लिया, अब बचा यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो NH3 है तो एक NH तो इसने ले लिया, लेकिन आपका यहाँ पर एक हाइड्रोजन बच गया, और एक हाइड्रोजन जो बच गया वो आपका एलिमिनेट किया जाता है हीट के द्वारा, वहां पर वाटर मॉलिक्यूल निकल डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन आके यहाँ से अटैच हो गया। अब कहानी आती है कि इस हाइड्रोजन को हमको रिजेक्ट करना है। अगर इस हाइड्रोजन को हम रिजेक्ट नहीं करते हैं तो ये आगे की रिएक्शन नहीं करने देगा, मतलब आपकी जो पायरिडीन की सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट है वो नहीं होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसकी कुछ नहीं करते, हम नाइट्रेशन करवा देते हैं। नाइट्रेशन किस पोजीशन में करवाएंगे कि जिसका नाइट्रो ग्रुप होगा वो इसको मतलब लेकर निकल जाएगा, और हमारा क्या हमको ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये जो इसका मतलब इसको रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिप्रोटोनेशन रिएक्शन। मतलब इसमें कितनी रिएक्शन होती है, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, साइक्लाइजेशन रिएक्शन और डिप्रोटोनेशन होती है। तो जब डिप्रोटाएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और इमीडिएट प्रोडेगा सेमिटिव। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि COO-C2H5 को यहाँ से हमको रिडक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे, और कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में हम इसको हीट करेंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा कि ये जो कैल्शियम है ये C2H5O, मतलब कहने का क्या है CaC2H5O या CaO-C2H5, मतलब ये कैल्शियम एथॉक्साइड आयन को इलिमिनेट कर देगा। तो यहाँ से आपके दो कैल्शियम एथॉक्साइड, यहाँ पे आप 2CaO भी कर सकते हैं। तो जब आपने यहाँ से CaO-C2H5 इलिमिनेट कर दिया तो यहाँ पर आपका क्या बाहर निकल गया, CaO-C2H5 मतलब कैल्शियम एथॉक्साइड आपका बाहर निकल गया। अब उसके बाद बचे यहाँ पे दो CO2। तो CO2 को निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर एक रिएक्शन हो जाएगी डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो जब डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाएगी तो यहाँ से जो आपके COO ग्रुप है ये आपसे यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे C2H5 भी ग्रुप हो गया और COO ग्रुप भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब उस फर्दर क्या करेगा, ये आपको सब्स्टिट्यूटेड मतलब 1 2 3 मतलब 3 मेथाइल ग्रुप के साथ किस पोजीशन पर, पहला दूसरी, मतलब यहाँ से गिनती करते 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राई मेथाइल पायरीडीन सब्स्टिट्यूटेड आपको मिल जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन आपसे पूछा सकता है कि हेयर सिंथेसिस में कितने प्रकार की रिएक्शन होते थे। तो सबसे पहले कंडेंसेशन रिएक्शन हुई, उसके बाद साइक्लाइजेशन हुई, डिप्रोटोनेशन हुआ, फिर क्या हुआ, हीट प्रोवाइड करके डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, वहां से कैल्शियम एथॉक्साइड आपके बाहर निकले। देन आपको क्या मिल गया 2,4,6 ट्राईमेथाइल पायरिडीन। अब यहाँ से आप मेथिलाइनेशन करके या डिमेथिलाइनेशन करके यहाँ पे मेथाइल ग्रुप को रिजेक्ट कर सकते हैं, आपको प्योर फॉर्म में पायरिडीन मिल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सिंथेसिस रिएक्शन क्या है, फ्रॉम दी पायरॉल, मतलब पायरॉल से हम पायरिडीन का क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे। तो पायरॉल है आपका, तो ये पायरॉल से मतलब पायरिडीन बनाने की जो सिंथेसिस होती है इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन। तो अगर आपसे एग्जाम में या MCQ में पूछे when we prepare the pyridine from the pyrrole which reaction occurs, तो वहां पे कौन सी रिएक्शन होती है आपकी, रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन। रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रिंग में एक या दो मतलब जो बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, वो बढ़ जाना, दैट्स नोन एज रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन। तो यहाँ पे पायरॉल लिया, मेथाइलिन डाइक्लोराइड CH2Cl2 लिया, उसके बाद आपने क्या सोडियम एथॉक्साइड कि ये अपने रिएक्शन को आगे दे सके। तो इसने क्या किया कि ये तो रिंग आपको मिल गई, अब इसने क्या कि ये वाला जो CH2 है ये वाला आके यहाँ पे जुड़ गया, और जब यहाँ पे तो यहाँ पर आपका एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया और आपको पायरिडीन मिल गया। और जो ये C2H5ONA वाला है ये इस जो क्लोराइड आयन है, ठीक है, इसको बाहर निकालने के लिए यूज किया गया। मतलब आपका एक एथेनॉल वहां पर गैस के रूप में उड़ गया और अन्य सेल साल्ट फॉर्मेशन हो गया और आपको क्या मिल गया, पायरिडीन। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, मतलब जो नेक्स्ट हमारी सिंथेसिस रिएक्शन क्या है वो क्या है, गाउसी रिएक्शन। ये गाउसी रिएक्शन क्या करता है, कंडेंसेशन रिएक्शन करता है, किसके साथ, बीटा डाइकीटोन विद सोडियम डेरिवेटिव ऑफ द साइनोएसिटामाइड। तो आपसे MCQ टाइप में पूछ सकता है कि गाउसी रिएक्शन इज डन बाय कंडेंसेशन रिएक्शन। वहां पे पूछ सकता है इनिशियल प्रोडक्ट आपका क्या होता है, बीटा डाइकीटोन हो सकता है, और जो आपका डेरिवेटिव प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, साइनोएसिटामाइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2,4 पेंटा
डायोइन हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका कीटोन ग्रुप मतलब ओन लगा हो, तो इसका मतलब दो हमारा यहाँ पे देखिए एक और दो, यहाँ पे हमारा दो कीटोनिक ग्रुप लगा हो, ये क्या करेगा साइनो एसिटामाइड, साइनो मतलब CN आपका ये लगा हुआ है साइनो हो जाएगा, एमाइड आपका NH2 और COCH आपका क्या जाएगा एसिटो। तो साइनो एसिटामाइड जब दोनों के साथ रिएक्शन होगा तो वहां पे क्या करेगा वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालने के बाद C2H5 का होल ट्वाइस NH की उपस्थिति में ये क्या कर देगा आपको थ्री साइनो साइनो ग्रुप आपका यहाँ पे लग जाएगा थर्ड पोजीशन पे, और एक आपका कीटो ग्रुप यहाँ पे लगा रहेगा। तो ये क्या देगा थ्री साइनो 4,6-डाइमेथाइल 4,6-डाइमेथाइल 2 ऑक्सा 1 2 2 ऑक्सा पायरिडीन, तो आपको क्या मिलेगा सब्स्टिट्यूटेड पायरिडीन प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी सिंथेसिस है वो क्या है, फ्रॉम दी एसिटाइलिन, मतलब एसिटाइलिन का यूज करके आप पायरिडीन बना सकते हैं। इसमें किस प्रकार की रिएक्शन होती है, इसमें साइक्लाइजेशन प्रोसेस होती है, साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि जब हम मतलब एसिटाइलिन से हम पायरिडीन बनाते हैं तो किस प्रकार की रिएक्शन वहाँ पे शो होती है, तो आपको कहाँ पे लगाना है साइक्लाइजेशन प्रोसेस में। तो आपको यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन ले लिया और एक हाइड्रोजन साइनाइड ले लिया, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल CH तो यहाँ पर आपके कितने 4 CH हो गए, तो आपका 4 बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पर आपका नाइट्रोजन मिल गया और एक CH यहाँ से मिल गया। तो मतलब आपका 5 CH मिल गया, एक नाइट्रोजन मिल गया, जो का क्या कर दिया मतलब हेड ट्यूब से आपने इसको क्रॉस ओवर करवा दिया और आपको क्या मिल गया पायरिडीन मिल गया। तो पायरिडीन मिल गया आपका, तो यहाँ पर आपका कौन सी रिएक्शन हुई मतलब साइक्लाइजेशन प्रोसेस हो रही है। उसके बाद फ्रॉम पिकोलाइंस, मतलब पिकोलाइंस से कैसे आप पायरिडीन को मतलब बना सकते हैं, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। तो एमसीक्यू भी आपसे पूछ सकता है कि व्हेन वी प्रिपेयर द पायरिडीन फ्रॉम द पिकोलाइंस तो व्हिच टाइप ऑफ द रिएक्शन अकर्स इन द सिंथेसिस, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आप एग्जांपल दे दें बीटा पिकोलाइंस, तो यहाँ पे पिकोलाइंस के लिए CH3 जो ग्रुप होता है एल्किल, जैसे हमारा बेंजीन के रिंग में टॉल्यून हो जाता है, उसी प्रकार से अगर मतलब हमारी पायरिडीन की रिंग है उसमें CH3 हमने लगा दिया तो हमारा क्या जगह पिकोलाइंस बोलते हैं। उसने क्या किया K2Cr2O7 जो कि हमारा क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कैरी आउट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब H2SO4, वो क्या करता है हमको एक मतलब यहाँ पे 1 2 3 मतलब 3 कार्बोक्सिलिक पायरिडीन मतलब पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड आपको प्रोडक्ट देता है, फिर इसका डिकार्बोक्सिलेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ CaO और CO2 बाहर निकल जाता है, आपको प्योर फॉर्म में पायरिडीन मिल जाता है। अब हमारे सिलेबस में एक टॉपिक और दिया हुआ है कि बेसिडिटी ऑफ द पायरिडीन, मतलब जो पायरिडीन की बेसिसिटी होती है वो आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले पायरिडीन के स्ट्रक्चर समझ सकते हैं कि इसकी बेसिडिटी होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एटम लगा हुआ जो कि क्या है आपका हमारा क्या है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने के कारण इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी। अब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में है तो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कोशिश करेगा। तो किसी भी कंपाउंड की बेसिडिटी क्या होती है कि वो कितने मात्रा में अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है या नहीं। अगर वो ज्यादा मात्रा में अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है तो उसके वो क्या होता है बेसिक एल्कलाइन इन नेचर होता है। अगर नहीं कर सकता है तो वो क्या होता है एसिड इन नेचर होता है। तो वो क्या करता है हाइड्रोजन मतलब जो पॉजिटिव आयन होते हैं मतलब हाइड्रोजन आयन होते हैं उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है मतलब एसिड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या पायरिडीन है, पायरिडीन की रिंग में आपको 3 पाई बॉन्ड मिल रहे हैं और एक नाइट्रोजन जो क्या बनाता है उसको हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाता है, जिससे कारण से ये क्या होता है बेसिक इन नेचर होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कंपेरिजन दिखाना है, मतलब अगर बेसिडिटी पूछा है तो इससे ज्यादा क्यों ये ज्यादा बेसिक है। तो पायरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरॉल एंड लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमाइंस 4 डिग्री एलिफेटिक मतलब कॉटनी एलिफेटिक एमाइंस। तो सबसे पहली बात आती है पायरिडीन जो हमारा होता है पायरॉल से ज्यादा बेसिक क्यों होता है। तो सबसे पहली बात है कि जो हमारा पायरॉल है उसमें हमारे केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये क्या करेगा जब 2 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद होने के कारण ये जो मतलब हमारी जो मतलब सॉरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जहाँ पे ज्यादा फॉर्मेशन होता है वो उतना ही ज्यादा बेसिक होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पायरॉल है पायरॉल में 2 खड़ी पाई, इसका मतलब ये 4 हमारी क्या दिखाएगा 4 केवल रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाएगा। और वहीं आप पायरिडीन में देख सकते हैं पायरिडीन में 1 2 3 तो यहाँ पर 3 खड़ी पाई है तो 3 परिखाई में अंदर 6 रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे शो करेगा। तो जब ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करते हैं तो उसकी जो बेसिक होता है वो ज्यादा हो जाता है क्योंकि जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा कैरी आउट
कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, पायरिडीन कंटेन लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो पायरिडीन का नाइट्रोजन एटम होता है लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन करता है, व्हिच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कि इसको क्या करता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बना देता है। एंड जब उसको ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बना देगा तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता बढ़ जाएगी, और जिसके पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता होती है उतना ही ज्यादा बेसिक होता है, यही इस लाइन में लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, पायरॉल हैव ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हमको दूसरा जस्टिफिकेशन देना हो तो कैसे, पायरॉल के पास केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज सो ओनली 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, सॉरी यहाँ पे 4 कर लीजिए, 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, व्हाइल पायरिडीन हैव 1 मोर पाई एंड सिग्मा बॉन्ड। क्या मतलब, उसके पास एक पाई बॉन्ड ज्यादा होता है, एक सिग्मा बॉन्ड ज्यादा होता है। दैट रिजल्ट इट सो मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मतलब कंपेयर टू पायरॉल, मतलब अगर पायरॉल के अकॉर्डिंग से ये ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेंगे। और अगर इफ द कंपाउंड शो मोर रेजोनेंस देन इट विल बी हाईली बेसिक इन नेचर। अगर कोई भी कंपाउंड आपका ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है या रेजोनेंस फॉर्मेशन शो करता है तो उसकी जो बेसिडिटी होती है वो उतनी ज्यादा होती है। उसके बाद अगर आपका फोर्थ थर्ड मतलब नंबर हम देखते हैं तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम दे फॉर्म साल्ट एंड क्वार्टरनेट साल्ट विद एल्किल हैलाइड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी पायरिडीन है, पायरिडीन की जब HCl के साथ आपने रिएक्शन करी तो पायरिडीन हाइड्रोक्लोराइड बना दिया और ये क्या होगा, आपका साल्ट बन गया। और वहीं पर अगर CH3 मतलब आपका मेथाइल आयोडाइड जब रिएक्शन कर दिया तो इसने पायरिडीन मेथो आयोडाइड बना दिया, तो ये क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ इसने क्वार्टरनेट साल्ट का फॉर्मेशन बना दिया। इसी कारण से ये क्या होता है, हमारे बेसिक इन नेचर होता है। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्या है, पायरिडीन इज मच वीकर देन एलिफेटिक एमाइन। अब एलिफेटिक एमाइन से क्यों ये कम बेसिक मतलब बेसिक होता है, क्योंकि एलिफेटिक जो एमाइंस होती है वहां पर एक हमारा कोई ना तो कोई जैसे एल्किल ग्रुप हो गया, जैसे CH3NH2, तो वहां पर क्या देखने को मिलता है कि CH3 जो होता है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है और नाइट्रोजन के पास अपने आप में इलेक्ट्रॉन तो होते ही है। तो क्या करता है, वो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की जो हमारी मतलब पोजिशन होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि यहाँ पे CH3NH2 कर दिया आपने, तो ये जो इलेक्ट्रॉन मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके नाइट्रोजन के ऊपर दे देगा, और जब नाइट्रोजन के ऊपर देगा तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, और जब इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में, और जब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में डोनेट करने की कोशिश करेगा तो इसकी जो बेसिडिटी होती है वो बढ़ जाएगी। और यही पायरिडीन में नहीं होता है, वहां पे कोई भी मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एजेंट होते हैं वो वहां पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसके कारण से जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू क्वाटर्नरी एलिफेटिक एमाइंस। उसके बाद जो हमारा दूसरा जस्टिफिकेशन ये है कि जो पायरिडीन होता है नाइट्रोजन एटम डज नॉट पार्टिसिपेट इन द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जो पायरिडीन का जो नाइट्रोजन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जिसके कारण उसको जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बढ़ जाती है। एंड पायरिडीन अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड एरोमेटिक मतलब एलिफेटिक एमाइंस अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये भी एक मुख्य कारण होता है कि जो आपकी पायरिडीन होती है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है और जो एलिफेटिक एमाइन होती है वो आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करती है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज में एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो जो इसकी कलर होता है कलरलेस होता है, और इसका स्टेट क्या होता है, लिक्विड होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 115 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड सोल्युबिलिटी क्या होती है उसकी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है, इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल में ये इनसोल्यूबल होगा। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर आप कहीं भी दिखाइएगा किसी भी कंपाउंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को, तो सबसे पहले जो रिएक्शन होती है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर ये 4 रिएक्शन आप दिखा देते हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, फुल एंड फुल आप मार्क्स वहां पे मिलेंगे। तो पायरिडीन वेरी लेस रिएक्टिव टूवर्ड ESR। देखिए अब यहाँ पे एक बात आती है कि जो पायरिडीन होता है वो ESR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसके प्रति क्यों उतना इच्छुक नहीं होता है, मतलब कम रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि पायरिडीन के पास नाइट्रोजन एटम होता है और वो नाइट्रोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और जब वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो पायरिडीन में जो उपस्थित नाइट्रोजन है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, और जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो वो उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जिसके पास जितना पावर होता है उसको उतना कोई मार के गिरा नहीं पाता, और जब उसके पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल्स का निर्माण होगा नहीं, और जब इलेक्ट्रोफाइल्स का निर्माण होगा नहीं तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी नहीं, तो वहां पे कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, अभी हम जानते हैं। लेकिन
कुछ डायरेस्टिक कंडीशन ऐसी होती है कि मतलब जैसे जबरदस्ती वाला काम होता है कि हम पायरिडीन को हम बहुत ही डायरेस्टिक कंडीशन में हम ईएसआर दिखा सकते हैं, ईएसआर दे सकते हैं। तो पायरिडीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, और कितनी भी डायरेस्टिक कंडीशन लगा दे, लेकिन जो पायरिडीन होता है वो फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, वहां पे 3-4 रिएक्शन दिखा जाए, जैसे हेलोजिनेशन, नाइट्रोजन, ब्रोमिनेशन या सल्फोनेशन। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं पायरिडीन है, तो पायरिडीन के आपने सबसे पहले नाइट्रेशन रिएक्शन करवाई, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 573 केल्विन पे। उसके किसके स्थिति में, पोटेशियम नाइट्रेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में आपने पायरिडीन की नाइट्रेशन रिएक्शन करा के 3 नाइट्रोपायरिडीन मिल गया आपको। अब यहाँ पर आपके एमसीक्यू बन जाता है कि व्हेन we react pyridine and when the pyridine undergoes electrophilic substitution reaction at which position the electrophile attack। तो यहाँ पर आपको कौन सी पोजीशन होगी, थर्ड पोजीशन होगी, तो आपको यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे टिक लगाना है। और अगर वही इसकी हेलोजिनेशन करा दे रहे हैं, ब्रोमिनेशन करवा दे रहे हैं 573 केल्विन की उपस्थिति में, तो क्या करें, हमको 3 ब्रोमोपायरिडीन मतलब 3 ब्रोमोपायरिडीन दे रहा है, या ये 3,5 डाई ब्रोमोपायरिडीन देगा, या ये जो दोनों Br2 है यहाँ पे इस पे तीसरी पोजीशन पे या पांचवी पोजीशन पे जाके लग जाएंगे और आपको 3,5 डाई ब्रोमोपायरिडीन दे देंगे। तो अगर मतलब वहां पे आपके क्या लिखना होगा कि अगर वो हेलोजिनेशन रिएक्शन दे रहा है तो वो थर्ड डेरिवेटिव के साथ साथ 2, 3 एंड 5 डेरिवेटिव भी दे सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, सल्फोनेशन। इसके H2SO4 के साथ आप रिएक्शन करते हैं, क्या लेते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड डाइल्यूट H2SO4, जो कि SO3H आपका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल बना देता है, और वो किस पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे जाके अटैक कर देता है, और आपको क्या होता है, पायरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड आपको वहां पे मिल जाता है। उसके बाद जो इसके नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू लेस रिएक्टिविटी ऑफ द पायरिडीन। क्यों, क्योंकि उसका नाइट्रोजन एटम रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा देता है, जिसके कारण से ये क्या होता है, रिएक्टिविटी इसकी कम हो जाती है। इट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये किस पोजीशन पे होती है, मोस्टली 2 पे, और या अगर दूसरा जो पोजीशन ब्लॉक है, मतलब वहां पे कोई सब्स्टिट्यूट जैसे एल्किल ग्रुप लगा हुआ या कोई भी ग्रुप लगा हुआ, तो वो चौथी पोजीशन पे दिखा देगी। तो पायरिडीन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थर्ड पोजीशन पे होती है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड या फोर्थ पोजीशन पे होती है। तो सबसे पहले रिएक्शन हमारी क्या है, एमिनेशन ऑफ दी पायरिडीन। एमिनेशन का मतलब क्या है, उसमें कोई एमाइड ग्रुप हम जोड़ देंगे। तो क्या करना है, आपने पायरिडीन ले लिया और सोडियम एमाइड ले लिया, NaNH2 ले लिया, उसको आपने 375 केल्विन पे आपने हीट किया, और जो आपका यहाँ से सोडियम आपका बाहर निकल गया, और ये वाला जो NH2 है ये जाकर इसके दूसरे पोजीशन पे जाके बाइंड अप कर दिया, और आपका क्या बना दिया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना दिया। सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद इसने क्या दिया, NH3 के साथ रिएक्शन करके, और यहाँ पे क्या है, डिप्रोटोनेशन रिएक्शन हो गई, और डिप्रोटोनेशन रिएक्शन होने के बाद 2 एमाइनो पायरिडीन आपको मिल गया। उसके बाद जो इसमें दूसरी रिएक्शन क्या है कि आपकी पायरिडीन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 डिग्री केल्विन पे जब आप इसको हीट करते हैं तो आपको 2 पायरिडोन, डोन क्यों, मतलब कीटोन ग्रुप लगा इसलिए इसको पायरिडोन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 2 पायरिडोन मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको रिएक्शन देनी है अपने एग्जाम में। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन, मतलब जो हमारी पायरिडीन की रिंग होती है वो रिडक्शन रिएक्शन शो करती है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, उसका नाम क्या होता है, बिर्च रिडक्शन। तो बिर्च रिएक्शन में होता क्या है, कुछ नहीं होता है कि एक जो उसका मतलब जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी पाई बॉन्ड होता है, वो रिडक्ट होकर वहां पे हाइड्रोजन एटम की उपस्थिति वहां पे हो जाती है। तो उसने आपने क्या किया, NH3 की उपस्थिति में और सोडियम की उपस्थिति में C2H5 मतलब क्या करें, एथेनॉल की स्थिति में, मतलब व्हेन द pyridine is react with the NH3 in the presence of ethanol and sodium act as a catalyst to form 1,4-dihydropyridine। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, पायरिडीन मतलब 1,4-dihydropyridine आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ द पायरिडीन विद हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एट 563 केल्विन ओपन द पायरिडीन रिंग एंड फॉर्म एन पेंटेन। तो ऐसे आपसे पूछ सकता है कि किस प्रोडक्ट या किस कैटालिस्ट या किस रिएक्टेंट की उपस्थिति में जो हमारी पायरिडीन होता है वो ओपन चेन रिएक्शन देती है, मतलब ओपन रिएक्शन देती है, जिसकी चेन होती है वो ओपन हो जाती है और आपको एन पेंटेन मिल जाता है। तो वहां पर आपका हाइड्रोजन आयोडाइड हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एट 563 केल्विन, एन पेंटेन दे देगा, आपका NH3 आपका बाहर निकल जाएगा। उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पायरिडीन
प्लस पर बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम ज्यादा लगा, जैसे कार्बो अगर एक ऑक्सीजन न लगा होता तो सीधा बेंजोइक एसिड हो जाता क्योंकि एरोमेटिक की रिंग और COH, लेकिन यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम ज्यादा लगा इसलिए इसको पर बेंजोइक एसिड बोलते हैं। तो जब पायरिडीन रिएक्ट विद पर बेंजोइक एसिड टू फॉर्म पायरिडीन एन ऑक्साइड एंड बेंजोइक एसिड, तो एक यहाँ पर पायरिडीन अगर इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे तो पायरिडीन एन ऑक्साइड आपका मिल जाएगा और आपका जो C6H5COH मतलब जो आपका बेंजोइक एसिड है वो आपका बाहर निकल जाएगा। उसके बाद इसके मेडिसिनल यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो इसका यूज क्या है, एंटी हिस्टामिक एजेंट। ठीक है, एंटी हिस्टामिक एजेंट क्या होते हैं, दीज एजेंट डिसमिस द एक्शन ऑफ द रिलीज हिस्टामिन, मतलब जो हिस्टामिन का रिलीज होता है अपनी बॉडी में जिसके कारण से आपको खुजली होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, दर्द होता है। ठीक है, दर्द नहीं लेकिन खुजली और जो इन्फ्लेमेशन होती है हिस्टामिन के कारण ही होती है। तो हिस्टामिन की जो सिंथेसिस होती है बॉडी के अंदर उसको रोक देती है एंड यूज फॉर द सिम्पटोमेटिक रिलीफ ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जैसे आपको कोई दवा खा लेते हैं तो एलर्जी कॉज हो जाती है, ठीक है, एलर्जी को रोकने के लिए आप क्या करते हैं, एंटी हिस्टामिक एजेंट, जैसे आपने बाजार में लिवोसिट्राजिन के नाम से आता है वो आपने यूज किया होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, पेरिमाइन हो जाएगा यानी क्लोरपेरीएमाइन हो जाएगा, यह आपके दो ड्रग हो जाएगी। उसके बाद क्या है, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट होती है। एंटीकोलिनर्जिक एजेंट मतलब जो आपके अंदर एसिटाइल कोलिन होता है जो कि पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि आपको क्या करता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जैसे आपके बीपी लो हो गई तो आपको क्या कहते हैं कि एंटीकोलिनर्जिक एजेंट आपको दे देंगे, जिसको क्या होगा कि एंटीकोलिनर्जिक तो आपके बीपी को हाई कर देगा। तो क्या होता है उसमें, पायरिडीन कंटेनिंग ड्रग ट्रोपासिमाइड एंड ऑप्थेल्मोलॉजी में इसका मैडाट्रिक में यूज करते हैं। मतलब जब आपकी जो आंख होती है, ठीक है, तो आंख क्या होता है कि मतलब जब हमारा कोलिन मतलब जो कोलिन होता है हमारे एसिटाइल कोलिन हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो आपकी आंख बड़ी हो जाती है, डायलेट हो जाती है, मतलब बड़ी बड़ी दिखने लगती है, जिसके कारण से आपकी आंखों के पुतलियों में दर्द होने लगता है। तो जो माइड्रेटिक होती है ऑप्थेल्मोलॉजी में उसमें ट्रोपिसिमाइड जो होती है उसमें पायरिडीन रिंग कंटेन के होते हैं, वहाँ पर आपका यूज करते हैं। उसके बाद आती है एंटी फंगल ड्रग। तो एंटी फंगल ड्रग में साइक्लोपायरेक्स मतलब जो सिक्लोपायरोक्सिस होता है, ये मेडिकल में भी अवेलेबल होती है, अधिकतर जो चर्म रोग विशेषज्ञ होते हैं इसी का यूज करते हैं। उसके बाद एंटी डायबिटिक एजेंट जैसे हो गए रोजीग्लिटाजोन जो आपका मेटमॉर्फिन के नाम से भी आपके बाजार में मिलती है, एंड पियोग्लूटाजोन हो गई। उसके बाद एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट मतलब जो आपके सूजन को कम करती है, इन्फ्लामेशन को कम करती है, पायरोक्सिकेम हो गया, टिनॉक्सिकेम हो गया एंड इटोरॉक्सिब व्हिच इज सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर। तो जिनको मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है या अर्थराइटिस होता है, ठीक है, बोन अर्थराइटिस होता है या मसल्स अर्थराइटिस होता है, तो उनको क्या देता है, एट्रोक्सिब दिया जाता है। मतलब एट्रोक्सिब एक ऐसी इतनी अच्छी दवा होती है कि अगर आप मतलब आपके घर में भी किसी में घुटनों के दर्द वर्द होता या न्यूरोपैथी हो गई, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई है, तो अगर आप उनको एट्रोक एट्रीकॉक्सिब देंगे, मतलब मेडिकल पे अवेलेबल होती है, ये इसी नाम से मिलती है आपको, तो वहाँ पर आपको क्या करेगा, उससे बहुत ही अच्छे तरीके से आराम मिल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी क्या होगा, एंटी एरिथमिक एजेंट मतलब क्या कहते हैं, एक एंटी एरिथमिक तरह के ये काम करती है, जैसे डिसोपायरामाइड फॉस्फेट हो गया। तो यहाँ पर आपके कुछ मेडिसिनल यूजेस थे। तो यहाँ पर पायरिडिन की रिंग होती है समाप्त। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट रिंग आती है वो क्या है, क्विनोलिन की रिंग। तो क्विनोलिन की रिंग में कुछ नहीं होता है, एक बेंजीन रिंग होती है और पायरिडीन की जो रिंग होती है दोनों आपस में फ्यूज होती है अल्फा बीटा पोजीशन पे। तो अगर आपको इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, क्विनोलिन इज एन 6 member heterocyclic या aromatic heterocyclic compound in which benzene ring is fused with the pyridine ring at the alpha and beta position। इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं, अल्फा बीटा बेंजोपायरिडीन। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि आपका ये हाफ पोर्शन क्या है, बेंजीन का रिंग है, इसकी अल्फा पोजीशन है, इसकी बीटा पोजीशन है। सॉरी, यहाँ पे पायरिडीन की रिंग है, पायरिडीन की रिंग पे ये अल्फा पोजीशन है, बीटा पोजीशन है, क्योंकि आपका नाइट्रोजन है अल्फा कार्बन बीटा कार्बन और ये दोनों पोजीशन से आपका क्या लगा है, बेंजीन रिंग लगा है। तो इसको क्या कहते हैं, इसमें बेंजीन रिंग फ्यूज होती है विद द पायरिडीन रिंग। उसके बाद इसमें कुछ आता है जैसे इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय या इट वाज फर्स्ट ऑब्टेन बाय द एल्कलाइन डिकम्पोजिशन ऑफ द एल्कोलाइड क्यूनिन। जो एल्कोलाइड क्यूनिन होता है उससे इसको डिकम्पोज करके इसको सबसे पहले बनाया गया था, किस माध्यम से, एल्कलाइनेटेड माध्यम से। उसके बाद इसकी सिंथेसिस आती है जो कि इसमें मेन होता है, किसी भी चाहे वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो चाहे कोई भी कंपाउंड, अगर उसकी सिंथेसिस आपको आती है तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता है। आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री भी यहाँ पे आपकी धीरे धीरे यहाँ पे बनती चल रही है कि कौन से
ड्रग होती है जिसमें ये रिंग प्रेजेंट होती है। यहाँ पर आप मेडिसिनल केमिस्ट्री का ही पोर्शन पढ़ रहे हैं। जैसे मैं जब मेडिसिनल यूज बताता हूँ तो उसमें पिलोकार्पिन बताया या भी जस्ट मैंने आपको एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट बताया, तो उस सब मेडिसिनल केमिस्ट्री में आ सकता है कि इस ड्रग में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है। ये आपके आगे भी मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड तक आपको काम आएगी। तो इसीलिए कहता हूँ कि इसलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लेक्चर है उसको जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं और आप इसको इंटरेस्टिंग माध्यम से पढ़ा रहे हैं कि जिससे कि आपको अच्छा लगे। उसके बाद आइए सिंथेसिस पर। तो सबसे पहले सिंथेसिस क्या है? स्कार्प सिंथेसिस। तो जो स्कार्प सिंथेसिस होती है कैरिड आउट बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ एनिलीन, ग्लाइसरॉल एंड नाइट्रोबेंजीन एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पर आपके चार प्रोडक्ट होंगे। कौन कौन से? एनिलीन होगा, ग्लिसरॉल होगा, नाइट्रोबेंजीन होगा एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, जो कि क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड के द्वारा एज ए कैटलिस्ट काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए एनिलीन हो गया आपका, NH2 लगाओ बेंजीन रिंग के साथ तो एनिलीन हो गया। उसके बाद ग्लिसरॉल का CH2OH CH2OH आपका ग्लिसरॉल हो गया। और ये आपका क्या गया? नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2। मतलब इसको आप सीधा सीधा इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक एरोमेट बेंजीन की रिंग बना के वहां पर NO2, तो यहाँ पर आपके दो एरोमेटिक रिंग आ गई, एक एनिलीन की एक नाइट्रोबेंजीन की। तो उसने किसका कह दिया? H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में इन द प्रेजेंस ऑफ FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट, इसने क्या दे दिया आपको? क्यूनोलिन दे दिया। और आपका एक मतलब जो आपका मतलब ये कंपाउंड है एनिलीन, इसको बाहर कर दिया और H2O को आपने एलिमिनेट कर दिया। मतलब ये जो एनिलीन है इसको रखा किया गया था कि ये इन दोनों के बीच में बाइंड अप करवा सके, और इसने बाइंड अप करवाया और यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट क्विनोलिन दे दिया और अपना बाहर निकल गया। उसके बाद जो दूसरी रिएक्शन क्या है? फ्रिटलैंडर सिंथेसिस है। ये सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंथेसिस होती है क्योंकि छोटी सी सिंथेसिस होती है लेकिन बहुत ही मेन सिंथेसिस होती है। तो इसमें क्या होता है? व्हेन अमाइनो बेंजल्डिहाइड। तो सीधा हम रिएक्शन से देख लेते हैं क्या करने की थ्योरी पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है? आर्थो एमाइनो बेंजल्डिहाइड है और एसिटिल्डिहाइड है। तो कुछ नहीं, या इसका ऑक्सीजन और एसिटिल्डिहाइड का ये दो हाइड्रोजन निकला, क्या बना आपका? H2O निकला। और यहाँ NH2 का दो हाइड्रोजन और यहाँ एसिटिल्डिहाइड का एक ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल और निकला। तो यहाँ पे कितने? दो वाटर मॉलिक्यूल आपके इलिमिनेट हो गए। और जब यहाँ से दो वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट हो गए तो ये CH वाला देखिए ये रिंग आपकी है, ये CH यहाँ पर आ गया। उसके बाद डायरेक्ट ये वाला CH आपको यहाँ पर आ गया क्योंकि बैलेंसिंग पूरी करने के लिए आपको डबल बॉन्ड की आवश्यकता होती है। उसके बाद ये वाला CH भी आपका यहाँ पर आ गया CH। उसके बाद ये वाला जो नाइट्रोजन एटम है, ये वाला नाइट्रोजन एटम इसका है, ठीक है, इस कंपाउंड का है, मतलब आर्थो एमाइनो बेंजल्डिहाइड का ये नाइट्रोजन और उसके साथ एक आपने क्या कर दिया? एक आपका बॉन्ड लग गया। तो ये आपका क्या है? क्विनोलिन। अगर इसको सिंपल फॉर्म में आप इस तरह से लिखते हैं क्विनोलिन, एक बेंजीन की प्लस पाइरिडीन प्लस 2H2 आपका यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। तो आपके फ्रिटलैंडर सिंथेसिस हो गए। उसके बाद इंडोल से भी आप इसको बना सकते हैं। क्या करें? क्लोरोमेथाइलिन ले लीजिए, CH2Cl2 ले लीजिए और मेथाइल लिथियम ले लीजिए। अब इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगी तो CH2 और मतलब CHCl बन जाएगा, आपका क्या बन जाएगा? क्लोरोमेथाइलिन बन जाएगा और CH4 प्लस LiCl2 आपका बाहर निकल जाएगा। और इंडोल की फिर आप क्या करेंगे? जो क्लोरोमेथाइलिन है सॉरी क्लोरोमेथेन यहाँ पे कर लीजिए, क्लोरोमेथेन है वो इंडोल के साथ रिएक्शन करके आपको क्या बना देगा? क्विनोलिन बना देगा। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका कलरलेस होता है, स्टेट इसका लिक्विड फॉर्म होता है, बॉइलिंग पॉइंट 273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अनप्लीजेंट फिश लाइक ऑर्डर होता है। मतलब आप जब इसको सुनेंगे तो जो मरी हुई मछली होती है, ठीक है, जिसको कहते हैं हमारे लैंग्वेज में कि बिसाइन तरीके से आता है, तो उस तरह इसका ऑर्डर होता है। जैसे धान की खेती में देख लीजिए, ठीक है, अमोनिया निकलता रहता है। उसके बाद जहाँ पर टॉयलेट वगैरह होता है तो वहाँ पर आप देखिए तो उस टाइप से आपको यहाँ पे स्मेल आपको जिसकी मिलेगी। और यह क्या करता है कि टर्न येलो ऑन स्टैंडिंग, अगर आप इसको खुले में रख देंगे तो ये येलो कलर में चेंज हो जाएगा। और वाटर में सोल्यूबल होता है कितने मात्रा तक? 0.7 कंसंट्रेशन तक उस रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद हाईली सोल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये हाईली सोल्यूबल होता है। उसके बाद इसकी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में वही जो इसके केमिकल रिएक्शंस होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो इसकी पहली रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो क्विनोलिन अंडरगोज ESR ओनली अंडर द एक्सट्रीम कंडीशन। इसमें भी वही बात आती है कि नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है पाइरिडीन रिंग के में, जो क्या कहते हैं इसको हाईली मतलब स्टेबल कर देता है और लेस रिएक्टिव कर देता है। क्यों? क्योंकि जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बढ़ जाती है
और क्या कहता है इसको मतलब क्या पता है बेसिक तो डेफिनेटली हो जाता है, और लेकिन इसमें एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है जिसके कारण से ESR दे सकता है ये। और इसमें किस पोजीशन पर लगेगा हमारे कार्बन मतलब कार्बन नंबर 8 और कार्बन नंबर 5 पोजीशन पे हमारे दे सकता है, और जो कार्बन नंबर 5 पे देगा वहां पे स्मॉल अमाउंट मतलब वो ही बहुत ही कम कंडीशन में देगा, मेनली आपका कहाँ पर देगा कार्बन नंबर 8 पोजीशन पे देगा। ठीक है, तो उसके बाद देख लेते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन पहले आ गई, तो यहाँ पर आपका क्विनोलिन हो गया HNO3 की उपस्थिति मतलब के साथ रिएक्शन करके H2SO4 की उपस्थिति में यहाँ पर आप क्या कहते हैं पायरिडीन की रिंग से शुरुआत करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या कर देगा एक 5 नाइट्रोक्विनोलिन दे देगा या 8 नाइट्रोक्विनोलिन दे देगा, या तो ये स्मॉल अमाउंट में होगा या आपका ज्यादा अमाउंट में होगा। उसके बाद इसकी सल्फोनेशन रिएक्शन होती है, तो क्विनोलिन है H2SO4 के साथ रिएक्शन कर देगा, उसको हीट प्रोवाइड करेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिफ्लेक्स लगा के, उसके बाद क्या देगा क्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड या क्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड आपको यहाँ पर दे देगा। तो यहाँ पर आपके इसी तरह से ब्रोमिनेशन भी दे सकते हैं, हेलोजिनेशन भी दे सकते हैं, या एल्काइलेशन या एसाइलेशन भी दे सकते हैं, लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं दे सकते हैं, मतलब एल्काइलेशन दे सकते हैं लेकिन एसाइलेशन नहीं दे सकते हैं। उसके बाद इसकी दूसरी रिएक्शन क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो क्विनोलिन अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट द पोजीशन नंबर 2, इफ पोजीशन नंबर 2 इज ब्लॉक देन पोजीशन नंबर 4 पे ये ओरिएंटेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस पोजीशन पे देता है कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 8 पे, और वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पे देता है कार्बन नंबर 2 पे या कार्बन नंबर 4 पे, बिकॉज नाइट्रोजन एटम विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन 2 एंड कार्बन 4 पोजीशन दैट मेक द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर नाइट्रोजन एटम लगा होता है ये इसकी कार्बन नंबर पोजीशन 4 मतलब 1 2 3 4 मतलब ये वाली पोजीशन पे, और कार्बन नंबर 2 पोजीशन पे मतलब ये वाली पोजीशन से क्या करता है इलेक्ट्रॉनों को सकअप कर लेता है। और ठीक है, उसके बाद क्या होता है जैसे देखो क्विनोलिन हो गया, इसका सोडामाइड के साथ रिएक्शन कर देगा, आपने थोड़ा सा इसको हीट प्रोवाइड कर दिया, तो इस रिएक्शन को चिचिबेबिन रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसने क्या बना दिया तो नाइट्रो क्विनोलिन बना दिया, और वहीं पर आपने एल ब्यूटाइल लिथियम से इसकी रिएक्शन करा दी, तो इसने क्या बना दिया मतलब यहाँ पर आपका क्या CH2 CH2 CH3 CH3 मतलब पेंटेन मतलब सॉरी ब्यूटेन, तो यहाँ पे आपका एन ब्यूटेन क्विनोलिन आपको दे दिया यहाँ पे। उसके बाद अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन करें तो क्विनोलिन रेजिस्टेंट टूवर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब क्या करें जो क्विनोलिन होती है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देती है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ वाइग्रस ऑक्सीडेशन कंडीशन, लेकिन कुछ वाइग्रस कंडीशन मतलब अगर जबरदस्ती एक हिसाब से कर दे एंड पोटेशियम परमैंगनेट गिव क्विनोलिनिक एसिड, और जब क्विनोलिक एसिड आपका बन जाता है तो उसको डाइकार्बोक्सिलेशन कर देते हैं तो आपकी पायरिडीन की रिंग बन जाती है। किस प्रकार से देखिए ये क्विनोलिन है पोटेशियम परमैंगनेट है, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया एक एल्कलाइन मतलब क्या कर दिया फॉर्म कर दिया, वहां पे क्या कर दिया वाइगरस कंडीशन लगा दिया एल्कलाइन कर दिया। उसके बाद तो क्या कर देगा ये बेंजीन की रिंग यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी। ये वाली जो रिंग है ये मैंने इस बना के इसको काटा इसलिए क्योंकि ये जो रिंग है ये यहीं से हट जाएगी अलग हो जाएगी, और आपको क्या रहेगा पिरिमिडीन की रिंग पायरिडीन की रिंग के साथ आपके दो COH ग्रुप मिल जाएगा, इसको क्या बोलेंगे क्विनोलिनिक एसिड। आप किसी भी क्विनोलिन किसी भी हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड को मतलब हटाने के लिए हम क्या डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करते हैं जिसमें CO2 आपका बाहर हो जाता है। तो आपने डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन किया तो एक COH में से CO2 आपका बाहर निकल गया और आपका निकोटिनिक एसिड बन गया। अब निकोटिनिक एसिड की आपने क्या कहते हैं फिर से डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करवा दिया उसको हीट करके, और आपको क्या मिल गया पायरिडीन मिल गया। तो यहाँ पर आपके दो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुई। तो आपसे ये पूछ सकता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कितनी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है क्विनोल की, तो कितनी होती है दो रिएक्शन होती है, और अब मेन प्रोडक्ट आपका क्या बनता है निकोटिनिक एसिड भी बनता है और पायरिडीन भी बनता है। उसके बाद रिएक्शन देता है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना तो कुछ हमारे टाइटेनियम या सॉरी टाइटेनियम कह रहा हूँ मैं, उसमें जो कैटालिस्ट होते हैं वो लगेंगे। तो यहाँ पर आपने टिन का यूज किया है और HCl का यूज किया है। तो जो टिन है उसने क्या किया कि यहाँ पे जो पायरिडीन की रिंग में जो दो पाई इलेक्ट्रॉन है इसको क्या रिडक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आप क्या क्या 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो क्विनोलिन, तो आपको सॉरी यहाँ पे क्विनोलोन कर लीजिए लोन, तो क्या देगा 1 2 3 टेट्राहाइड्रो क्विनोलोन आपको दे देगा। वहीं पर अगर इसके रिएक्शन हम पीटी के मतलब जो मतलब रिड्यूसिंग एजेंट पीटी आप यूज करते हैं और हाइड्रोजन यूज करते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं, तो आप क्या कहते हैं डेका हाइड्रोक्विनोलिन। तो मतलब ये बेंजीन के भी जो 3 पाई इलेक्ट्रॉन है या 3 पाई बॉन्ड है वो भी इसको क्या कर देंगे रिजेक्ट कर दे रहा है, वहां पर हाइड्रोजन फॉर्मेशन कर रहा है। तो डेका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। तो यहाँ पर आपको डेका मिल जाएगा, हाइड्रोक्विनोलिन मिल जाएगा। उसके बाद इसकी मेडिसिनल यूजेस की बात करते हैं तो इसमें सबसे मेन प्रोडक्ट हाइड्रोक्विनोल होता है, जो कि एक डायग्नोस्टिक एजेंट होता है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट यूज क्या है, एंटी मलेरिया के रूप में जो क्यूनिन होता है, पिरिमाक्यूनिन होता है, हाइड्रोक्सी क्योनोक्विनोन होता है, क्लोरोक्विनोन होता है। तो जैसे अभी कोविड आया था, फर्स्ट फेज आया था, तो उसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या क्लोरोक्विनोन का भी सबसे ज़्यादा यूज किया गया था, एज ए एंटी मलेरियल एजेंट का यूज किया गया था, और ये विदेशों में भी सप्लाई की गई थी। उसके बाद एनेस्थेटिक एजेंट हो गया, तो एनेस्थेटिक में सिंकोलिन हो गया, जो कि एक लोकल एनेस्थेटिक की तरह काम करता है। एंड एंटी एचआईवी एजेंट हो गया, जो ये क्या करता है, सेकंड वेव की तरह काम करता है। और यूटीआई इन्फेक्शन, मतलब जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, उसमें कौन सी ड्रग की दे, ऑक्जेलिक एसिड एंड नॉरफ्लॉक्सिन की, जो कि आपकी नॉरफ्लॉक्सिन जो होती है आपके मेडिकल पे जो दर्द के लिए यूज करते हैं, वो ठीक है, उसकी भी सिंथेसिस में इसका यूज किया जाता है। तो नॉरफ्लॉक्सिन कहाँ पे यूज की जाती है, जब आपके यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, जब वहाँ पर आपको पेन होता है, तो वहाँ पर आपके इसका जो है नॉरफ्लॉक्सिन का यूज करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में, अगर आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इस सब्जेक्ट के एमसीक्यू आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे वीडियो के माध्यम से, और क्यूज के लिए भी आप तैयार रहिएगा। इसके बाद हम 2 वीडियो और अपलोड करेंगे, 2 वीडियो में आपकी 4th यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।